चलिए बेटा देखिए, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है बच्चे। तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना है हमने इसके अंदर, इसके मीनिंग क्या थे, इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट और इंक्लूडिंग अ ग्लोबल वार्मिंग। अब एक एक टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चे यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन किसको कहा गया, जिसकी मदद से आप समझोगे आगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। कहता है ग्लोबलाइजेशन एज प्रोमिसेस हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई ग्लोबलाइजेशन किस मोटिव से किया गया था, ये हमने पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। ग्लोबलाइजेशन का मोटिव था, इसकी डेफिनेशन क्या थी, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी विद द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बाहर के देशों को अपने देश के साथ जोड़ना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। उसका मेन रीजन क्या था कि हमारे यहाँ पे ग्रोथ हो। उस ग्रोथ के लिए हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन किया। What we have achieved so far, तो उससे हमें मिला क्या क्या ये समझते हैं सबसे पहले। Has comes at a very heavy price। ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ ना और ये जो ग्रोथ हुई है, अभी हमें ये नहीं समझ आ रहा, हम सिर्फ ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इसके लिए बेटा हम सब ने, यानी कि पूरे के पूरे कह सकते हो आप, वर्ल्ड ने एक अच्छी खासी क्या दी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करी है इस ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्या पे करी है, एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी। ठीक है, ये चीज क्या होता है तब नहीं समझ आई लोगों को, लेकिन अब समझ आनी स्टार्ट हो गई है कि हम ग्रोथ में इतने पागल हो गए थे कि ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ के चक्कर में एनवायरनमेंट पे ध्यान देना क्या हो गया, बिल्कुल ही भूल गए थे। इसका रीजन आप या उसका इफेक्ट, आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आप देख सकते हो अच्छा खासा इफेक्ट है उसका। अब आप ये सोचो कि जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स था बेटा, लास्ट ईयर तक ये 200 समथिंग होता था, इस बार ये 400 तक क्रॉस कर चुका है, यानी डबल। ठीक है, तो एक बताते भी है कि 800-900 पे तो शायद इसे झेलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये डे बाय डे क्या होगा, बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। रीजन क्या है कि जब आप देखो, सीधा सा लॉजिक है इसका ना, एक अब आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो, मतलब आप और हम ऐसी एक टाइम से निकल के आए हैं कि हम समझ सकते हैं कि हाँ, अब प्रैक्टिकली कोई भी ना चैलेंज के साथ कह सकता है कि ये सब कुछ होने का रीजन इंसान है। वो कहाँ से समझेंगे हम, कोविड से। कोविड में क्या हुआ था, एनवायरमेंट पॉल्यूशन थी। भैया आप ये लगाओ कि दिल्ली के कुछ जो बड़े बड़ी ऊंचाइयां थी, वहां से आपको कई पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए थे डायरेक्टली। कई वीडियो वायरल हुई ना उस टाइम पे कि यहाँ पे बैठ के वो पहाड़ दिख रहा है। आप ये सोचो कि आज की डेट में पॉल्यूशन की वजह से आप एक गली से दूसरी गली नहीं देख पा रहे, और उस टाइम पे आप यहाँ पे बैठ के कई 100 किलोमीटर का पहाड़ देख पा रहे थे। तो रीजन क्या था, क्योंकि सब इंसान अपने अपने घरों में थे, व्हीकल सब अपने अपने घरों में थे। और उसका एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप लगाओ, जमुना रिवर जो थी हमारी, उसको साफ करने के लिए कई लाख करोड़ का कई बार प्रोजेक्ट बना है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने प्रोजेक्ट बनाया कि इसको साफ करना है किसी तरीके से, लेकिन कोई भी उसको साफ नहीं कर पाया। लेकिन कोविड के अंदर वो क्या हो गई थी बेटा, क्रिस्टल क्लियर थी बिल्कुल, पानी भी था एकदम साफ सुथरी। तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि भाई आज जो भी कुछ हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको करने वाले कौन है, हम सब। मतलब जितने भी हम बैठे हैं या जो भी पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं, वो ग्रोथ के चक्कर में क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का क्या कर रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से नाश मार रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब आता है, कहता है 3 स्टेप्स इन दिस चैप्टर। क्या क्या पढ़ना है हमने इसके अंदर, देखो बेटा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। एनवायरनमेंट क्या होता है, कहता है एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच सराउंड बायोटिक एलिमेंट्स। एनवायरनमेंट में दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और अबायोटिक। ये छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। 9th में भी आया होगा कहीं ना कहीं, 8th में भी आया होगा। बायोटिक क्या है, इंक्लूड ऑल लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा। ये सब क्या है बेटा, एक तरीके से बायोटिक एनिमल है, जीव जंतु कह सकते हो आप। एबायोटिक क्या, इंक्लूड नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा। ठीक है, यानी जो जीव जंतु है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बायोटिक, और जो एबायोटिक है वो कौन से है, नॉन लिविंग के अंदर आएंगे। अब समझते हैं आगे। कहते हैं फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट में क्या था बेटा, एक तरीके से पास के अंदर क्या है, सबसे पहले सस्टेन लाइफ। कहता है एनवायरनमेंट इंक्लूड बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ लाइक सन, सॉयल, वाटर एंड एयर, विदाउट विच ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइफ, प्लांट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। देखो अब समझो इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, आज हमारी थिंकिंग क्या है, हम सबकी बात करते हैं भाई, मैं हो गया, आप हो गया, हमारी थिंकिंग क्या है कि भाई हम एसी के बिना नहीं रह सकते, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकते, यही सोच रहे हैं। कोई कहता है मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, कोई कहेगा इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता, कोई कहेगा मैं खाने के बिना नहीं, सॉरी खाना, गाड़ी के बिना नहीं रह सकता। अब अगर प्रेजेंट में देखा जाए, ये हमारी थिंकिंग है, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बिना रहा जा सकता है। नहीं मिलेंगी तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, सन, सॉयल, वाटर और एयर,
और ये आपको नहीं मिला तो इसके बिना बेटा कोई भी मतलब पूरी दुनिया कह लो, पूरी सृष्टि अर्थ कुछ भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप ये लगा लो कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है प्लांट को और ये मिल रहा है, तीनों चीजें मिल रही हैं, ये भी नहीं मिलेगी ना तब भी प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा, सूरज की रोशनी कंपलसरी है उनकी ग्रो करने के लिए। ऐसे ही सन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पानी नहीं मिलेगा वो तब भी ग्रो नहीं करेगा। तो वो तो एक प्लांट एक नॉर्मल क्या है, एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंसानों को तो और बहुत सारी चीजों की जरूरत है, क्यों? अगर आपने थोड़ा सा भी समझा होगा, 1 2 3 4 चीजें ये सारी इंसानों में पाई जाती हैं। क्योंकि पंच तत्व बोलते हैं ना, हमारे में क्या 5 चीजें होती हैं, उसमें से 4 तो यही हैं और ये चारों चाहिए ही चाहिए। इनके बिना ह्यूमन बीइंग चल ही नहीं सकते किसी भी रीजन से, बाकी चीजों के बिना आप चल जाओगे। ठीक है, कहता है एसिमिलेट वेस्ट। दूसरा काम क्या होता है बेटा एनवायरनमेंट का? एसिमिलेट वेस्ट का मतलब होता है कि जो भी कूड़ा करकट था वो क्या करता था एनवायरनमेंट अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता था एक टाइम पे उसको। कहता है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्टेज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। कहता है जो भी हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं उसके वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? कूड़ा करकट। उस कूड़ा करकट को एनवायरनमेंट क्या करता था बेटा? पहले एब्जॉर्ब करता था। उसके रीजन समझना जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। पहले क्या होता था बेटा, हर घर के बाहर ना एक होदी होती थी। होदी का मतलब क्या होता है ये समझ लो, आज भी कई घरों के बाहर पाई जाती है। एक चकोर सा वो बना देते थे, सीमेंटी डस्टबिन कह लो आप उसको, उसी के अंदर कूड़ा डालते थे। और वो कूड़ा भी कैसे होता था आप ये समझना, ये ना चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है। आज हम पढ़ लिख गए हैं, बहुत सारे डिग्री होल्डर्स बन गए हैं, लेकिन हमें सब कुछ खो दिया इस चक्कर में। कैसे खो दिया ये समझो। पुराने टाइम में आपकी दादी होती थी या मम्मी होती थी ना, वो हम सबसे ज्यादा समझदार थी। उन्हें पता होता था कि कूड़े को किस तरीके से डिवाइड करना है। मतलब उस होदी में बेटा ज्यादातर खाना वही जाता था या ज्यादातर कूड़ा वही जाता था जो क्या होता था, खाने वाला होता था। मान लो सब्जियों के पत्ते हो गए, डस्ट हो, जो भी वेस्ट बचा आपका वो सारा वहां पे डाला जाता था। गाय भैंसे गलियों में घूम रही होती थी, उनका वो चारा बन जाता था, वो आती थी खा के खत्म। कूड़ा कहाँ गया भाई? भला देखो कितना हुआ भाई। जानवरों को खाना मिल गया, आपका कूड़ा खत्म हो गया नेचुरल तरीके से। अब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम सब? इकट्ठा कर रहे हैं उसे, सड़ता रहता है डस्टबिन के अंदर, डस्टबिन से आता है, आप उसको डाल देते हो, वो उठाते हैं। वो आपको लगता है चलो हमारी गली साफ हो गई, ठीक है। एक म्यूनसिपालिटी का एजेंट आएगा, वो कहेगा मेरा एरिया साफ हो गया, एरिया वाला कहेगा मेरा इलाका साफ हो गया, इलाके वाला भाई कहीं तो डालेगा ले जाके फिर उसे, वो कहीं तो जाएगा ना भाई। इन एंड कहाँ जा रहा है आप देख ही रहे हो। रोहिणी से एंट्री करो दिल्ली के अंदर तो दिख जाएगा, गाजीपुर में चले जाओ तो दिख जाएगा, पहाड़ के पहाड़ खड़े हो गए इसके, ये कूड़े के पहाड़। तो सोचो ये कूड़ा कहाँ से आया सारा का सारा, तो कितना इजी टास्क है। मतलब अगर उसे खत्म करना हो तो हम कहते हैं गवर्नमेंट ये करेगी, फलाना ये करेगा, वो करेगा। टास्क देखो कितना इजी सा है कि भाई जब आपके घर में बनता है या कुछ भी हो रहा है तो कूड़े को उस टाइम पे सेपरेट कर दो बस थोड़ा सा। आपको कितने टाइम लगेगा? 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट लगा लो, लेकिन वो 1 मिनट किसी के पास नहीं है दुनिया में आज की डेट में। ठीक है ना। तो नाश मारने वाले हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मारती है, भगवान ने नाश मार दिया, किसी ने नहीं मारा। इंसान ही है जो अपने आप ही क्या कर रहा है, अपने साथ साथ हमने जानवरों का भी मार दिया नाश एक्चुअल में। तो जानवर फिर भी समझदार रह गए आज की डेट में। ठीक है, देखो इसके बाद बच्चे कहता है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। कहता है एनवायरमेंट प्रोवाइड रिन्यूएबल एज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। रिन्यूएबल कौन से होते हैं बेटा? जो बार बार यूज किए जा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो एक ही बार यूज होके खत्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया आपका एक। इम्पैक्ट क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? ट्रीज एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट एंड फिशेज इन द ओशियन। ये क्या है बेटा? रिन्यूएबल है। भाई पेड़ पौधे अपने आप आते चले जाते हैं, भाई जंगल में तो कोई प्लांटेशन नहीं करने जा रहा ना। पेड़ पौधे तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, आप काट देते हो दोबारा आ जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर काट देते हो, वो चल रहा है प्रोसेस एक तरीके से। दूसरा नॉन रिन्यूएबल क्या है? फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, गैस एक्सेट्रा। एक बार आप यूज करोगे क्या हो जाएंगे बच्चे? ये खत्म हो जाएंगे। तो ये कह रहा है क्या यहाँ पे कि जो हमारा एनवायरमेंट है बेटा, इतना कुछ होने के बाद भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल। एनवायरमेंट हमें आज भी वो सारे के सारे रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली बार बार प्रोवाइड करता चला जा रहा है। ठीक है, फिर प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक का मतलब समझो, आपने ना ये वर्ड एस्थेटिक जो है ज्यादातर सुना होगा ब्यूटी के साथ। एस्थेटिक ब्यूटी है उसकी, क्यों चुना है आप ये समझो। आज आप पूरी दुनिया में बेटा कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, मैं कहता हूं आप खुद भी गैस करके देख लो, नेट पे सर्च कर लो, 10% चीजें होंगी जो सिर्फ इंसान ने बनाई है जो हम देखने जाते हैं, 90% नेचर है। भाई आप शिमला जाते हो बर्फ देखने जा रहे हो, कोई इंसान नहीं बना रहा। ठीक है, केरल वगैरह जाओगे वहां पे मंदिर है और वहां के फॉरेस्ट है।
ठीक है, ऊटी चले जाओ, अंडमान निकोबार चले जाओ, वहां पे क्या देखने जा रहे हो आप? समुद्र देखने जा रहे हो। तो ये किसने बना के दिया सब कुछ? हमें नेचर ने बना के दिया। तो एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब होता है कि नेचर ने हमें बहुत सारी ब्यूटी भी दी है जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं। आज की डेट में देखो लिखा है, कहता है एनवायरमेंट इंक्लूड्स लैंड, फॉरेस्ट, रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन, डेजर्ट एक्सेट्रा। पीपल एंजॉय द सेनिक ब्यूटी ऑफ दीज सराउंडिंग्स और एस्थेटिक सर्विसेज। और लोग क्या कर रहे हैं बेटा? इस ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है? दिस इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये क्या करती है बेटा? कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को भी चेंज करती है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, आज दिल्ली के अंदर ना लगभग 50-60% लोग बीमार हैं। आज प्रेजेंट में सबका कुछ ना कुछ चल रहा है, गला खराब, बुखार, कुछ ना कुछ चल रहा है। आप इन 50% को, ये जितनी भी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है बेटा? नेचर से। आप, मैं कह रहा हूँ नैनीताल, ऐसी हिमाचल जैसी जगहों पे भेज दो, सब ठीक हो जाएंगे बिना दवाई के, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ना। रीजन क्या है सारा का सारा? भाई वहां पे जो आपको चीजें मिलेंगी वो नेचर देगा आपको। भाई साफ पानी, वो चलो यहाँ पे भी फिल्टर के थ्रू मिल जाता है, लेकिन वहां पे सबसे पहले क्या मिलेगी आपको? साफ हवा मिलेगी। ठीक है, सूरज बेचारा इतनी कोशिश कर रहा है ढंग से निकल के रोशनी दे पाऊं, लेकिन पॉल्यूशन रोक रहा है उसको। तो सूरज की वो क्रॉस नहीं हो पा रही ढंग से। देखते हो मतलब दिन में भी कैसा सा माहौल रह रहा है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, अजीब सा। मतलब ना तो धूप है ना छाँव है, अजीब सा ही घुटन सी हुई पड़ी है। रीजन क्या है? मतलब सूरज को भी मजबूर कर दिया आपने कि भैया हम तेरे को क्रॉस नहीं करने देंगे, बीच में ही शील्ड बना के बैठे हम पॉल्यूशन की। तो ये आगे आके क्या देंगी बेटा? ये सारी की सारी चीजें प्रॉब्लम देंगी ही देंगी। फिर आता है बेटा एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है, क्या प्रॉब्लम है हमारे एनवायरमेंट को जो हम दे रहे हैं आज की डेट में। देखिए, कहते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब है द एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली व्हेन। कहता है एनवायरमेंट बच्चे जो भी हमारे लिए कर रहा है ना, वो ये सारे काम तभी कर पाएगा कब? रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्सेज रीजनरेशन। मतलब अगर कोई चीज 100 प्रोड्यूस होती है नेचर के द्वारा, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करें कितना? 80, 70 या 60। इसका मतलब समझ लो, मतलब अगर नेचर मेरे को 100 दे रहा है कोई चीज, तो मेरे को उसको एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जमीन से निकालना कितना है? 60 या 80, 70 तक निकालो, 20-30 छोड़ दो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नेचर हमें 100 दे रहा है, हम 200 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है बेटा? ये समझो, प्लांट है, इसका एग्जाम्पल समझना। एक प्लांट है बच्चे, पेड़ बन गया, आप पेड़ काट रहे हो, आप पेड़ काट दोगे, नेचर कह रहा है ठीक है यार एक काम करो, तुम्हें काटना ही है ना, तुम तो मानोगे नहीं, तुम काट लो, पेड़ काट लो, लेकिन मेरी जड़ें मत काटना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। लेकिन इंसान कितना पागल हो चुका है, नीचे जड़ से उखाड़ देता है। अब जब आपने उसे जड़ से ही उखाड़ दिया तो पेड़ दोबारा आएगा कहाँ से बेटा? तो प्रॉब्लम ये चल रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है ना, हम क्या सोच रहे हैं, हर बंदा ये सोच रहा है आज कमा लूं, पैसा कमा लूं। तो उस अंधेपन में क्या कर रहा है? वो रिसोर्सेज को बिल्कुल बुरे तरीके से क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर, यूज नहीं कर रहा, इसे बोलते हैं डिस्ट्रॉय करना। हम क्या कर रहे हैं? चीजों को बिल्कुल ही बुरे तरीके से क्या कर रहे हैं आज की डेट में बेटा? बहुत बुरे लेवल पे जाके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसका आप देखोगे फ्यूचर हम भी देखेंगे, क्योंकि इतने साल हम जिएंगे अभी कि हमें इसका एक अलग रूप देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर अभी। ठीक है, फिर आता है जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात तो ये वाली कैपेसिटी वर्ड ही हटा दो। आप ये कभी सोचो, दिल्ली एक क्या है बेटा? मेट्रो सिटी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी हाई एंड है, ठीक है, सर्विसेज, नेता सारे यहाँ पे रहते हैं, तो सब कुछ है दिल्ली के अंदर, है ना। लेकिन गांव के अंदर कूड़ा दिखता नहीं, दिल्ली के अंदर कूड़ा ही कूड़ा है। रीजन समझो उसका, गांव के अंदर बेटा आज भी कच्ची जमीनें बाकी हैं। आप देख रहे हो आज आपके घर के बाहर क्या हो रहा है बेटा? सारी सड़कें हैं कच्ची। मैं आप ये लगा लो, कभी जैसे घर में हवन करा लें या कुछ करा लें, पंडित जी कहते हैं बेटा एक काम करो, जाके ना थोड़ी सी मिट्टी ला दो। ऐसा मिट्टी ढूंढनी भारी है। घर में अगर पेड़ लग रहा है, गमला लग रहा है तो ला दोगे, वरना सीधा पार्क जाता हूँ लेने। वरना मिट्टी क्या होती थी? घर के अंदर ही होती थी, बरांडे के अंदर, वरना गेट खोला, बाहर सड़क कच्ची है, मिट्टी उठाई दे दी पंडित जी को। आप सोचो मिट्टी ढूंढने जाना पड़ रहा है आज की डेट में। तो ये क्या कर रखा है हमने अपने साथ? सारा डिस्ट्रॉय करके बैठे हैं। अब इसका इफेक्ट समझो क्या होता था बेटा? हम क्या करते हैं, गांव वाले क्या करते हैं? मिट्टी में फेंक देते हैं। मिट्टी की कैपेसिटी क्या है? 1-2 बार बारिश पड़ेगी, पानी पड़ेगा, वो अपने अंदर ही। अब ये है कच्ची पक्की सड़कें, इनके ऊपर आप कूड़ा फेंकोगे, ये तो ऊपर ही रहने वाला है, जितना और फेंकोगे ये और बढ़ता चला जाएगा। तो जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ना बेटा, मेट्रो सिटीज में क्या हो चुकी है? बिल्कुल ही नील हो चुकी है आज की डेट में, जिसकी वजह से ये कूड़ा करकट क्या है? डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज। ठीक है, कहता है इफ दीज टू कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड इट कैन लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ अ एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब वो कह रहा है अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन कंप्लीट नहीं हुई, और हम कहेंगे प्राउडली कि हम दोनों ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना तो हम इसको कर पा रहे फुलफिल, ना इसको, तो जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि जो तेजी से आप देख रहे हो ना, ये प्रॉब्लम्स इसी वजह से क्रिएट हो रही है बच्चे। ठीक है, फिर आता है
रिवर्सल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप। अब यहाँ पे आप सप्लाई और डिमांड समझोगे किसके बीच में, नेचर के बीच में, कि एनवायरनमेंट किस तरीके से सप्लाई डिमांड को पूरा करता है। देखिए कहता है इन पास्ट, पुराने टाइम के अंदर, डिमांड फॉर रिसोर्सेज वाज लेस देन रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज। भाई पहले लोग सुखी क्यों थे बेटा, जितनी डिमांड थी ना रीजनरेशन ज्यादा था। एक एग्जांपल, हमने 1000 लीटर पानी यूज किया, नेचर ने हमें 2000 लीटर रिटर्न में दे दिया। समझ रहे हो जो एग्जांपल दे रहा हूं, कि जितना मैं यूज कर रहा था उससे डबल स्पीड में नेचर हमें दे रहा था। आज क्या हो गया, जितना नेचर दे रहा है उसकी 3-4 गुना स्पीड से मैं उसको यूज करने में लगा हूं। कैसे, कहता है रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन वाज लेस देन द रेट ऑफ द जनरेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज, नो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डिड नॉट अराइज। ना तो ये होता ना ये होता तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं, यानी पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा ना बढ़ती। और दूसरा, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पे हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज हम खड़ी करते चले जा रहे हैं, बेटा आप देखो एक ना प्रैक्टिकल एग्जांपल समझना जो मैं बता रहा हूँ। जितनी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, चाहे नोएडा है, गुड़गांव है, कहीं पे भी है, बन रही है, इसके अंदर क्या यूज होता है बेटा, कंक्रीट यूज होता है। भाई रेता बदरपुर यही सब कुछ यूज होता है। भाई कोई दुनिया के अंदर फैक्ट्री नहीं है जो रेता बदरपुर बना रही है, सब नेचर दे रहा है। नेचर कहाँ पर है, जमीन के अंदर। आप इसको उठाने के चक्कर में अंदर खोखला करते चले जा रहे हो। एक्चुअल के अंदर जमुना जी के आसपास सारा रेतीला इलाका है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्टली मना करा हुआ है कि वहां से रेत, ये एक तरीके से ना माफिया होता है, जैसे ड्रग माफिया होता है ना, ये भी माफिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो लीगली बैन कर रखी है ये चीजें कि आप रेत नहीं निकाल सकते, बदरपुर नहीं निकाल सकते आप विदाउट परमिशन। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आप ये सोचो, ये ना इम्पैक्ट सोचने वाली बात है। जितनी बिल्डिंगें ऊपर खड़ी हो रही है उतना नीचे से क्या होता चला जा रहा है, ये खोखला होता चला जा रहा है। आप ये लगा के चलो, अभी भी भूकंप आए हैं 3 लेटेस्ट, सीधा सीधा बोला गया है कि दिल्ली के अंदर बेटा, मैं कह रहा हूँ 5.9 छोड़ दो, दिल्ली के अंदर अगर सेंटर हो गया ना दिल्ली किसी दिन 3 पॉइंट पे भी आ गया, दिल्ली नहीं झेल पाएगी। मतलब दिल्ली तबाह है, 3 पॉइंट पे भी तबाह हो जाएगी। रीजन समझो इसका क्या है, सेंटर का मतलब यहीं पे केंद्र बिंदु हो। अभी तो नेपाल में होता तो हम यहाँ हिलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 3 पे भी आ गई, क्योंकि दिल्ली पूरी नीचे से क्या है बेटा, खोखली है। आधी इन्होंने कर दी, आधी मेट्रो ने कर दी। मेट्रो बनी कैसे, आप सोचो ना भाई, अगर हम जाएं आज की डेट में, जो चांदनी चौक कश्मीरी गेट वाला रेलवे स्टेशन कहाँ है, वो कितना 100 फुट गहरा, सारा खत्म है नीचे से इलाका, वो उतना एरिया खोला ना फिर उन्होंने। तो आप ये समझो कि जब भी आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हो ना, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन इसका जब देना पड़ेगा ना रिटर्न, तो एनवायरमेंट मांगेगा हमसे वापसी की, चलो अब मैंने दे दिया अब मेरी बारी, तो बहुत भारी पड़ने वाला है वो। क्योंकि फिर देखो आप पैसा क्या कर पाओगे, 3 मिनट मतलब 3 पॉइंट का रेक्टर स्केल पे आना है, 1 सेकंड के लिए हिलाना है। जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की कोटियां खड़ी करी है, स्वाहा खत्म, उसका इतना ही टाइम होता है भगवान के पास, वो कहता है तुम लगे रहो मैं बैठा हूं। अब देखो आज क्या है प्रेजेंट सिनेरियो बेटा, क्या चल रहा है अब, क्या डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन द रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इंपैक्ट क्या है, pressure on the absorptive capacity of the environment has increased due to population explosion, industrial revolution lead to the degradation of the quality of the environment। आज हमारे पास environment बिल्कुल भी क्वालिटी वाला, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, देखो ग्लोबल वार्मिंग ना आज से नहीं पढ़ रहे आप, सदियों से बढ़ते आ रहे हो, पहले कम थी अब बढ़ गई, आपके पढ़ते पढ़ते ही काफी बढ़ चुकी है, और जब तक आप हायर स्टडीज पे जाओगे ये और बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके इम्पैक्ट क्या है ये समझो। कहता है ग्लोबल वार्मिंग है क्या, कहता है ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर्स एटमॉस्फेयर एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है बेटा, एक ना एवरेज तापमान होता है धरती के नीचे का, ठीक है। क्या लिखा है, कहते हैं इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस। अब हो क्या रहा है देखो समझो भाई, जो भी हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इसका वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं धरती के अंदर जा रहा है। वो क्या करता है, एक हीट जनरेट करता है, उसकी जो कैपेसिटी है यानी जो टेम्परेचर है वो कई गुना क्रॉस हो चुका है। आप एक एग्जाम्पल लो, सर्दी आ गई है आपकी तरफ से, जब एक्चुअल में सूरज निकला हो आज भी सर्दी के अंदर, आप पाइप लो, सड़क पे पानी डालो, और आप अगली गली में पानी डालने जाओ, वापस आओ, सड़क वहां से ही सूख जाएगी एकदम। क्यों सूख गई, टेम्परेचर इतना हाई चल रहा है बेटा, ठीक है। पहले इसका इम्पैक्ट समझो, गांव वाले क्यों जीतते हैं मैं बताऊं, गांव वाला डालेगा पानी कहाँ पे, कच्ची मिट्टी पे, वो तो एकदम सोखेगी नहीं, वो ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, वहीं पे खाद डाली, वहीं पे कुर्सी लगाई, बैठ गए, ठंडा एकदम। चल रहा है ना उल्टा, हम पैसे दे के जा रहे हैं प्रतापगढ़ फार्म,
घूमने, मिट्टी देखने, मतलब देखो टाइम क्या आ गया, मिट्टी देखने के पैसे दिए जा रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। इफेक्ट क्या है बेटा इसका, कहता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज राइजन बाय द 1.1 फ़ारेनहाइट 0.6 सेल्सियस, सी लेवल हैज राइजन सेवरल इंचेस। तो सी लेवल भी क्या होता चला जा रहा है बेटा, बढ़ता चला जा रहा है। देखो ये ना प्रैक्टिकल चीजें हैं। अभी जैसे आपका कोविड आया था, ये कोविड भी जो था ना हमारा, जो कह सकते हो आप, जो पंडित होते हैं, जो फोरकास्ट करते हैं, ज्योतिषी, इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2020 के अंदर कुछ ना कुछ, ये नहीं कहा था कि कोविड आएगा, उन्होंने कहा था कि भाई 2020 ऐसा आएगा जहां पे विनाश होगा दुनिया के अंदर, वो हुआ। अब अगला टारगेट अगर आपने कभी ढंग से सुना हो, अगर आप इसमें जाते हो, तो 2026 को बोला गया है कि कोविड से भी कम से कम 4 गुना विनाश होगा, कोविड से भी 4 गुना। और उसके अंदर उड़ीसा जो है, बिल्कुल प्रैक्टिकली बोला उसने, वो भी उसने किताब भी बताई है कि हमारे यहाँ पे एक वेद है जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसमें ये बोला गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है उड़ीसा के अंदर, कह रहे वहां पे इतना पानी का फ्लो होगा कि वो पूरा का पूरा मंदिर भी डूब जाएगा, इतना पानी आएगा वहां पे। और उनकी बातें गलत नहीं हुई आज तक, मतलब जाती हैं, वो ये नहीं बता पाते कि हाँ भाई कोविड होगा, ये होगा, फलाना होगा, नाम नहीं बताएंगे, वो आपको ये बता देंगे कि हाँ भाई उस टाइम पे ऐसा कुछ हो सकता है। और वो जब चीजें बोलते हैं तो बेटा ये होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आप ये देख रहे हो ना, सी लेवल का बढ़ना, आप ये समझो बेटा आज से 50 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देखो, कितने सुनामी आ रहे थे, कितने फ्लड्स आते थे, कितनी बाढ़ आती थी, नहीं आती थी ना। रीजन, आप एनवायरमेंट से पंगे नहीं ले रहे थे, एनवायरमेंट आपको कुछ नहीं कह रहा था, वो शांत बैठा था। अब आप एनवायरमेंट से पंगे ले रहे हो तो वो रिटर्न आपको दे रहा है वापसी, ठीक है ना। समझो आगे देखो यहाँ पे ये रहा। अब इसके ना कुछ रीजंस दिए हुए हैं, कहता है चेंज इन एनिमल माइग्रेशन लाइफ साइकिल, लेस स्नो एंड राइस। अब देखो क्या है, ये खत्म ही हो गई है, तो स्नो और राइस रही कहाँ गई, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आती है, ठीक है। मोर ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का मतलब सूखा बहुत पड़ा हुआ है कई इलाकों के अंदर, हाई टेम्परेचर एंड मोर हीट वेव्स, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स आते हैं, यानी जहाँ पे पानी नहीं है तो पानी नहीं है, और जब बाढ़ आएगी तो कैसे आएगी, फुल फ्लो के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ देखो, इसका रीजन क्या है, डैमेज कोरल, नीचे का इलाका पूरा खत्म कर दिया आपने मछलियों के लिए भी। सी लेवल क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। और जो वार्मर ओशन का मतलब क्या है कि आज की डेट में समुद्र भी क्या हो रहा है बेटा, नीचे से गर्म हुआ पड़ा है, मतलब उसका पानी भी जहाँ ठंडा होता था चिल्ड एकदम, आज की डेट में क्या हो रहा है वो, ठीक है। अब कहता है कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है क्या, यहाँ पे दिया हुआ बर्ड, ठीक है, बर्ड को इसने कॉज बना दिया, देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखो सबसे पहला, इसके बाद आएगा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसके अंदर क्या है बेटा, हिट। एक एक करके पढ़ते हैं पहले। देखो इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज, कहता है क्या इफेक्ट पड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिसोर्सेज पे। सबसे पहले आता है बेटा आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस, कहता है बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ अ जीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इन द डिफाइंड एरिया। Human intervention by the certain activities like pollution, deforestation and overpollution impact extinction of the human, plant और animal species worldwide। देखो आज ना आप एक चीज बहुत मतलब नॉर्मली सुनने लग गए हो कि ये प्रजाति विलुप्त होने वाली है, विलुप्त का मतलब गायब होने वाली है। गायब क्यों हो रही है बेटा, देखो एक्चुअल में पता है क्या है बेटा, नेचर ने जो बना के दिया था ना, अगर आप नेचर के हिसाब से चलते, नेचर ये कहता है कि इवन ये लगा लो जो हमारे पुराने युग गए हैं, उस युग के अंदर आपने देखा होगा कि इंसान जानवरों के साथ रहे हैं और जानवरों ने कभी इंसानों को कुछ नहीं कहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी जानवर ने इंसान को परेशान करा हो या इंसान ने किसी जानवर को परेशान करा हो, बड़े से बड़ा जानवर हो साथ में रहते थे। रीजन क्या था, वो एक टाइम पीरियड ऐसा निकला। आज की डेट में क्या हो रहा है, हम अपने घर बनाने के चक्कर में सारे जानवरों के घर खत्म कर चुके हैं। ये तो लगा लो गवर्नमेंट बीच में है, जो इतने बड़े बड़े इन्होंने एरियाज क्या कर दिए हैं कि लीगली बाउंड है। अगर आज की डेट में गवर्नमेंट हटा देना वो बैरियर्स, आप देखोगे वहां पे भी क्या लग रही होंगी, इंडस्ट्रीज लग रही होंगी, फ्लैट बन रहे होंगे, कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब बेटा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब ये लोग जाएंगे, देखो इम्पैक्ट ना 2-3 तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट है, समझना। चेन थी, आप देखो जो आप कहते हो मुर्गियां हैं या ये है अंडे दे रही हैं, मुर्गी खा रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं, ये ना सब मतलब भगवान का एक क्रिएचर था। मुर्गी बेटा जो कीड़े खाती है ना, वो इतने ज्यादा पैदा होते हैं, अर्थवॉर्म्स बोलते हैं, पता नहीं उसे क्या, बहुत भारी मात्रा में होते हैं, और वो उसको ना खाए ना तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट मतलब भगवान ने क्या करी है, चेन बना के दिया हमें। अब सिस्टम देखो हमने क्या कर दिया, हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है बेटा, एनवायरमेंट से। अब हम एनवायरमेंट को खत्म कर रहे हैं, जब एनवायरमेंट को खत्म कर देंगे, जो खाना पीना, मान लो जो फिश खाता है, फिश आनी बंद खत्म हो जाएंगी वो भी एक टाइम पे आके,
क्योंकि जब समुद्र ही नहीं रहेगा तो फिश कहाँ से रहेंगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले समय में क्या हो जाएंगी बेटा, धीरे धीरे करके खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन बेटा वही है, इसे बोला जाता है भूखलन बोलते हैं वैसे शुद्ध हिंदी में ना। भूखलन क्या होता है, बेसिकली जो आप जमीनों से चीजें निकाल रहे हो, उसमें कोल माइनिंग भी आएगी आपकी, आपका बदरपुर हो गया, रेता हो गया, कुछ भी आप जो क्या कर रहे हो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो धरती के अंदर से। देखो क्या लिखा है, रेफर्स टू अ डिक्लाइन इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन कॉमनली कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। कहता है ये क्यों हो रही है बेटा, ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है। कहता है क्यों, कहता है लॉस ऑफ वेजिटेशन ऑक्योरिंग ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को भारी मात्रा में काटना। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द एग्रोकेमिकल सच एज अ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अब आज की डेट में क्या हो गया, जो खेती बाड़ी कर रहा है वो पैसा कमाने के चक्कर में क्या कर रहा है बेटा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल्स का यूज ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसका मेन टारगेट क्या है, उसका मेन टारगेट ये है मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। ठीक है। रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन क्या है, कहता है इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द इरिगेशन सिस्टम, अनस्टेबल फ्यूल वुड एंड फोडर रेस्ट्रिक्शन। देखो यहाँ पे ना क्या है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये जो करते हैं ना ये सारे लोग, जैसे कि आज भी गांव प्रांतों के अंदर बेटा खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता है, तो लकड़ी के लिए क्या काट लेते हैं, वो पेड़ों को काट देते हैं। ठीक है। वुड फूडर एंड एक्सट्रैक्शन, इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। आप बेटा प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, भाई किसी माँ बाप के कोई बेबी हुआ 20-30 साल का हुआ, 20-30 साल बाद भी वो जाता है तो उसे कितना दुख होता है, किसी भी रीजन से अगर डेथ हो जाती है कितना दुख होगा। अब ये जो पेड़ आप काट रहे हो ना बेटा, ये 100-100, 150-150 साल पुराने हैं, इसको नेचर ने पाला बड़ा किया, सारे रिसोर्सेज दिए, खाना पीना, ऐसा नहीं है हमसे ज्यादा खाते पीते हैं, ये प्रॉपर टाइम पे खाते पीते हैं। लेकिन ठीक है, आपको लगता है कि ये पेड़ पौधे ऐसे ही बन गए, ऐसे ही खड़े हो गए, ऐसे नहीं होता बेटा। जितने देखो सीधा सा लॉजिक है, हमारे अंदर क्या जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। भाई हमारी रंगत जो होती है कैसे है, कोई अच्छे घर से बच्चा होगा, उसे खाना पीना टाइम पे मिल रहा है, अच्छा खा रहा है, तो उसकी एक शक्ल ही बता देती है कि हाँ भाई रिच परिवार से खाना पीना इतना बढ़िया मिल रहा है कि वो अलग ही चमक रहा है बंदा। ऐसे ही एक एवरेज परिवार का अलग दिखता है। ऐसे ही बेटा आप ये देखो, जो प्लांटेशन, जितने भी हमारे फॉरेस्ट एरियाज हैं, या फिर मान लो नैनीताल हो गया, मनाली हो गया, यहाँ पे जब पेड़ देखते हो तो एक्चुअल में उसका पत्ता हरा ही है, जिसे डार्क ग्रीन कहते हैं हम। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो मिनरल्स है, पानी है, धूप है, सब कुछ क्या मिल रहा है, उनका खाना है वो उनको प्रॉपर मिल रहा है। दिल्ली के अंदर पेड़ देख लो, ठीक है ना, कुछ जगह दिखेंगे, नहीं दिखेंगे तो आधे पेड़ पे पत्ते हैं, आधे पे नहीं है, सूखा पड़ा है। रीजन क्या है कि यहाँ पे वो किस में बढ़ रहा है। आप ये समझो, इसको कंपेयर करो, पेड़ का तो देख सकते हो, अपना तो दिख नहीं रहा, अपना कैसे दिखेगा, डॉक्टर लाल पाथलैब, फुल बॉडी चेकअप, फिर अंदर से निकल के आएंगी दिक्कतें, क्या क्या दिक्कतें हो रही है हमें, और सबके अंदर है कुछ ना कुछ। उनकी तो सामने दिख रही है ना कि पेड़ ऐसा था और ऐसा हो गया, रीजन पॉल्यूशन है सारा का सारा। ठीक है। फिर आता है एयर पॉल्यूशन। कहता है एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन सच एयर सच कंसंट्रेशन व्हिच आर हार्मफुल टू द मैन एंड द एनवायरनमेंट। कहता है एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो एयर के अंदर जाते हैं और एयर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। व्हीकुलर पॉल्यूशन इन द अर्बन सिटीज, सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है बेटा सिटीज के अंदर, वो किसका है, सिर्फ जितनी भी आप व्हीकल्स यूज करते हो। इन इंडिया एयर पॉल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरिया वेयर एवर व्हीकल्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर एंड इन फ्यू अदर एरियाज। देखो आज भी बेटा जितना भी पॉल्यूशन हम कहीं इंडस्ट्रीज करती हैं, कुछ भी करती हैं, उससे ज्यादा कौन करते हैं, व्हीकल्स करते हैं। अब ना इस चीज को बेटा थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, देखो